हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 8 चैप्टर है जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुकी है, इसीलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खोलते हैं, इसीलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास के बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज पर 2500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपने सारे रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के लिए 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है और आप देखिए इस बार रुई कितना बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। देखिए कपास की खेती। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। दूसरे व्यापारी, इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरे विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा आओ। स्वप्ना, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीने का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वो आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गाँव की सख्त सिले आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसान को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहना हो सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वो मजदूरी करके कमा लेती है। इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बार बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों तथा बनाए गए कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारी कार्यालय है जो इस कपड़े की खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी में इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूती खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। नियमित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे कपड़ा उपलब्ध कराने जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों की स्पष्ट 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों की सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पर बेचा जाए। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने में वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारी के हित में ही अधिक होता है।
बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं और करघे का मूल्य 20,000 है। इसीलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को भी दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य के द्वारा वे महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादान व्यवस्था की उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों तथा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाले फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीज के विदेश ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसाय भी हैं जो स्टार्च की श्रृंखला चलाते हैं। बड़े बड़े स्टार्च के स्वामी केवल अपने शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। ये मॉल देने वाले न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करती है। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान्य जरा सा भी दोषयुक्त होने पर यह माल देने जरा विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपट जाता है। इसीलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्त को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाना खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिला है, जिसमें अधिकतर कामगारों की अस्थायी रूप से काम पर लगाया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो वो उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतर वेतन दर्जा को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। देखिए मजदूरी यहाँ पे दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। उनकी कीमत $26 रखी गई, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। दी गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीजों के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातकों से कमीजें डैश प्रति कमीज हिसाब से रखती है। फिर उसने डैश संचालन से विज्ञापन के लिए खर्च करने के लिए बाद लगभग प्रति कमीज डैश स्टोर में रखने, दर्शन व अन्य मत में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसे डैश का मुनाफा होगा। जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीज बेची। कपड़ा वो कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल मूल्य 100 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से बड़ा कामगारों की मजदूरी 25 रुपए प्रति कमीज और कार्यालय चलाने वाले खर्च 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। तो क्या आप वस्त्र निर्यातकों को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादककर्ता को सुपर मार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला को हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? ये तालिका यहाँ पे। बाजार और समानता। विदेशी व्यापारी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्य श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री का कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पूर्ति लायक है कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकर ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारी की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सब
सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरे के बराबर समझेंगे कैसे। एक और बाजार लोगों को काम करने और उन चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो उगाते बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा दूसरी और बाजार में घनत्व और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखानों में बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजें के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों निर्भर रहना पड़ता है। गरीब और उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना मामले में हुआ था, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इस पर निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इस समस्या के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों की दृढ़ता से पालन करें। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मतलब मिलकर क्या करना चाहिए जिससे गरीबों के हित में हो, ये बताया गया है कि हमें मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों की दृढ़ता से पालन करें। और एवरीवन, आपका 8 क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस है और यहाँ पे ना आपकी ये पॉलिटी की बुक खत्म हो जाती है 7 क्लास की, ठीक है। यहाँ कुछ शब्द संकलन है, इसको भी देख लेते हैं। जिनिंग मिल वो फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई के दबाव गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागे बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। नहीं जाते वो व्यक्ति जो विदेश में माल बेचता है। मुनाफा, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों का घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाए तो घाटा हो जाए। और एवरीवन, खत्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। ये आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप लोग, तो इंडिया का मैप में तो बहुत ध्यान देते होंगे और उसको, ठीक है, उससे कहाँ पे स्टेट है वगैरह सब इस सब सीख जाइए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।